हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लिया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है 1316 ईस्वी में और उसका जो मकबरा है दोस्तों वो कुतुब मीनार के परिसर में ही है। दोस्तों, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है उसके सेनापति मलिक काफूर के द्वारा सारी शक्तियों को हथिया लिया जाता है और मलिक काफूर जो है सो एक अल्पवयस्क कम उम्र के लड़के जिसका नाम था शहाबुद्दीन उमर, उसे गद्दी पर बैठा दिया जाता है ताकि वो नाम मात्र का सुल्तान रहे और सारी जो शक्ति है, शासन है, वो मलिक काफूर कर सके, इसका इस्तेमाल कर सके, सारी शक्तियों का इस्तेमाल मलिक काफूर कर सके। दोस्तों, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के द्वारा शहाबुद्दीन उमर और मलिक काफूर दोनों की हत्या करवा दी जाती है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है ये सुल्तान बनता है और इसके द्वारा अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया जाता है। खलीफा दोस्तों हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही जाना था। खलीफा का मतलब होता है इस्लामिक जगत का धार्मिक गुरु। दोस्तों, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कभी कभी दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहन करके चला जाया करता था। जियाउद्दीन बर्नी ने इसके बारे में लिखा है अपनी पुस्तक में कि कभी कभी ये निर्वस्त्र होकर के दरबारियों के बीच भी दौड़ा करता था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या एक उसी के वजीर अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी जाती है जिसका नाम था खुसरव शाह और ये कन्वर्टेड मुस्लिम था, अर्थात इसने अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना था। पहले ये गुजराती था और इसका असली नाम, एक्चुअल नेम हसन मुबारक था। जब खुसरव शाह दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या करता है तो 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है खुसरव शाह के द्वारा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। और इसके समय में पंजाब का जो इक़्तिदार था वो गाजी मलिक था। गाजी मलिक पंजाब से दिल्ली आता है और इसके द्वारा दिल्ली में नारा लगाया जाता है कि जो इस्लाम है वो खतरे में है, क्योंकि जो खुसरव शाह है ये सच्चा मुसलमान है ही नहीं, ये तो कन्वर्टेड है और ये दिल्ली का सुल्तान कैसे हो सकता है। और दिल्ली की जनता गाजी मलिक का सपोर्ट करती है, सहयोग करती है और इसके बाद गाजी मलिक के द्वारा खुसरव शाह की हत्या कर दी जाती है और तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक के द्वारा की जाती है। दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की जाती है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश जिसके शासनकाल सबसे लंबा चलेगा, 1320 से 1414, तो लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड रहता है तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक। और ये तुगलक जो थे इनके बारे में कहा जाता है कि ये कौरानी तुर्क थे। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक होंगे और गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसके द्वारा धार्मिक योद्धा की उपाधि धारण की जाती है। इसके द्वारा गाजी की उपाधि धारण की जाती है जिसका मतलब होता है धार्मिक योद्धा। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसके द्वारा नहरों का निर्माण करवाया जाता है। दोस्तों, इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कर बढ़ा दिया गया था 50% तक भू राजस्व कर, उसे घटा करके 1/10 कर दिया जाता है। हालांकि इस कर को वसूल करने में काफ़ी सख्ती बरती जाती थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। दोस्तों, 1321 ईस्वी की बात थी। 1321 ईस्वी में इसके द्वारा अपने पुत्र जौना खान को वारंगल के अभियान पर भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही जाना था कि वारंगल पर तो अधिकार अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के द्वारा कर लिया गया था। काकतीय वंश के वहाँ शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उनको हराया गया था और वहीं से कोहिनूर हीरा भी निकला था। लेकिन फिर वारंगल में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ विद्रोह हो गया। दोस्तों, जैसे ही प्रताप रुद्रदेव वहाँ के शासक की मृत्यु होती है, उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंदर में नहीं हैं और उसके द्वारा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद जौना खान वहाँ आक्रमण करता है और आक्रमण करके वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। लेकिन दोस्तों, उसकी सहायता की जाती है काकतियों की। वारंगल में काकतीय की सहायता की जाती है उड़ीसा के जाजपुर के शासक भानुदेव द्वितीय के द्वारा। इस कारण से जब जौना खान वापस दिल्ली आ रहा होता है तो उसके द्वारा उड़ीसा के जाजपुर में भी आक्रमण किया जाता है और इस कारण दोस्तों राजमुंदरी अभिलेख में जौना खान को उलुग खान का दर्जा दिया गया है। उलुग खान का अर्थ होता है विश्व का खान। तो इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की गई थी। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे एक उस टाइम के सबसे सुप्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इनके समकालीन थे, लेकिन समस्या ये थी कि ना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया गियासुद्दीन तुगलक को देखना चाहते थे और ना गियासुद्दीन तुगलक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को देखना चाहता था। उसका क्या कारण था दोस्तों? उसका कारण ये था कि खुसरो शाह का जब शासनकाल था, तो खुसरो शाह के द्वारा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को कर्ज दिया गया था 5 लाख टके, और गियासुद्दीन तुगलक उस कर्ज को निज़ामुद्दीन औलिया से लेना चाहता था वापस। लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा ये कहा जाता था कि कर्ज तो मैंने खुसरो शाह से लिया है, तो मैं कर्ज आपको क्यों लौटाऊं? तो दोस्तों इसी बात पर विवाद चलते रहता था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक के बीच। एक दिल्ली का सबसे ताकतवर इंसान जिसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक था, तो एक जब से उस टाइम का सुप्रसिद्ध व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति धार्मिक रूप से, जिसका नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। दोनों अपने आप में ताकतवर ही थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया करते थे। दोस्तों 1325 ईस्वी में बंगाल के इक़्तिदार बुगाड़ा खान के द्वारा बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है, अर्थात विद्रोह का घोषित कर दिया जाता है दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, जिस कारण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली से बंगाल जाया जाता है। और जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली से बंगाल जाते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि अब आपका सुल्तान कभी वापस नहीं आ पाएगा, और दिल्ली की जनता से यह आग्रह किया जाता है, उनके बीच में एक सिक्के बंटवाए जाते हैं चांदी के, और ये आग्रह किया जाता है कि अब आप लोग जौना खान को अपना सुल्तान मान लें। जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक को ये बात का पता चलता है, तो वो अपना संदेशवाहक भेजता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास वो संदेशवाहक जाता है और कहता है कि सुल्तान का यह आदेश है कि उनके आने से पूर्व आप दिल्ली छोड़ करके चले जाएं, अन्यथा आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा ये कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है। और इसके बाद दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक वापस आता है दिल्ली, और दिल्ली के बाहर ही तुगलकाबाद वाले शहर में उनके आने के जश्न में एक लकड़ी का महल का निर्माण करवाया जाता है। काफ़ी खूबसूरत लकड़ी का महल था, और गियासुद्दीन तुगलक को ये कहा जाता है कि आप जाइए सर, और इसमें जा कर के विश्राम कीजिए, इस महल का लुत्फ़ उठाइए और देखिए कि कैसा ये महल बना है। लेकिन दोस्तों जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक उस महल में जाता है, वह महल गिर जाता है, और उसी में गिरने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से निज़ामुद्दीन औलिया की जो भविष्यवाणी है वो सत्य साबित होती है। इतिहासकार में ऐसा कहते हैं कि जो वहाँ पर हाथी था वो पागल हो गया था और उसके द्वारा लकड़ी के महल को तोड़ दिया जाता है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक मिली भगत थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक की, गियासुद्दीन तुगलक को मारने की। खैर जो भी हो दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी सही साबित होती है, और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है सो राजा बनता है। तो दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।